द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी लड़ाई की बात कर रहे हैं जो हमारे शहरों के ठीक बाहर हमारी नजरों के सामने लड़ी जा रही है। एक तरफ है विकास का बुलडोजर जो सड़कें, शहर और खदानें बनाना चाहता है, और दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियां जो लाखों सालों से चुपचाप खड़ी हैं। और इस लड़ाई के बीच में है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं अरावली की। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, गुजरात से दिल्ली तक फैली ये पर्वत श्रृंखला एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये थार के रेगिस्तान को हमारे शहरों तक पहुंचने से रोकती है, जमीन के नीचे का जो पानी है, ग्राउंड वाटर, उसे बनाए रखती है और एक पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखे हुए है। लेकिन अब इन पर खतरा मंडरा रहा है, और इस खतरे की जड़ एक बहुत ही सरल से सवाल में छिपी है। अरावली आखिर है क्या? और ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही उलझा हुआ है। सदियों से अरावली ने इंसानी बस्तियों को, जंगलों को, पानी के स्रोतों को संभाला है। ये एक तरह से उत्तर भारत की क्लाइमेट शील्ड है। लेकिन जब बात आई इसे बचाने की, तो दिक्कत ये थी कि हर राज्य की अपनी अपनी परिभाषा थी। हरियाणा के लिए जो अरावली थी, जरूरी नहीं कि राजस्थान उसे अरावली माने। तो एक पूरी तरह से खिचड़ी बनी हुई थी। अच्छा, और इसी खिचड़ी को साफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। मकसद था एक यूनिफॉर्म परिभाषा तय करना, एक ऐसा नियम जो सब पर लागू हो। आज हम इसी फैसले की गहराइयों में उतरेंगे। हम समझेंगे कि क्यों एक नेक इरादे से लिया गया फैसला इतना इतना कंट्रोवर्शियल बन गया और इसका हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए इस उलझे हुए मामले को सुलझाते हैं। जैसा आपने कहा, असली समस्या परिभाषा की थी। कोई साफ डिमार्केशन नहीं था कि अरावली कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है। इसका नतीजा क्या हो रहा था? इसका नतीजा था केओस और सिलेक्टिव एनफोर्समेंट। जहां अधिकारियों को फायदा दिखा, वहां उन्होंने जमीन को अरावली क्षेत्र से बाहर बताकर माइनिंग या कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे दी, और जहां दबाव ज्यादा था, वहां नियमों को सख्त कर दिया। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट सालों तक सिर्फ इसलिए अटके हुए थे क्योंकि कोई ये तय नहीं कर पा रहा था कि ये जमीन प्रोटेक्टेड है या नहीं। कानूनी लड़ाइयां वो तो बस चलती ही रहती थीं। मतलब एक लीगल ब्लैक होल जैसा बन गया था जिसका फायदा उठाया जा रहा था। बिल्कुल। और इसी ब्लैक होल को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही साफ मेजरेबल क्राइटेरिया, यानी एक मापने योग्य पैमाना पेश किया। कोर्ट ने कहा कि आज से अरावली का मतलब होगा जमीन का वो हिस्सा जो अपने आसपास के मैदानी इलाके से कम 100 मीटर ऊंचा हो और एक कंटिन्यूअस क्लस्टर, यानी एक लगातार समूह में हो। एक सीधी सरल रेखा खींच दी। 100 मीटर सुनने में तो ये बिल्कुल तर्कसंगत लगता है। एक साफ नियम जिससे कोई खिलवाड़ ना कर सके, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई एम्बिग्यूटी नहीं। तो फिर पर्यावरण विशेषज्ञों को इसमें क्या खतरा नजर आया? ऐसी क्या चीज थी जो कोर्ट की नजर से छूट गई? खतरा उस सादगी में ही छिपा था। आप सोचिए, क्या हम किसी जंगल की कीमत सिर्फ उसके सबसे ऊंचे पेड़ से तय कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। या किसी किताब की अहमियत उसके पन्नों की गिनती से? अरावली के साथ भी यही समस्या है। वो सिर्फ ऊंचे पहाड़ नहीं है, वो एक पूरा जीता जागता सिस्टम है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। कोर्ट ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन शायद उन्होंने इकोलॉजिकल प्रॉब्लम को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर भी हमें सरकार की दुविधा को भी तो समझना होगा। अगर नियम इतने उलझे हुए थे कि विकास का कोई काम ही नहीं हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं तो एक रेखा खींचनी ही पड़ेगी। ये एक बहुत अहम पॉइंट है। हमें सरकार के नजरिए को भी समझना होगा। उनके लिए ये सिर्फ पर्यावरण का सवाल नहीं था, बल्कि ये गवर्नेंस और विकास का भी था। जब परिभाषा ही साफ ना हो, तो आप लैंड रिकॉर्ड्स कैसे मैनेज करेंगे? आप एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस में कंसिस्टेंसी कैसे लाएंगे? हर प्रोजेक्ट एक नई कानूनी लड़ाई बन जाता था। तो कोर्ट ने एक तरह से कहा, ठीक है, अगर एम्बिग्यूटी ही विकास में रोड़ा है, तो हम उस एम्बिग्यूटी को ही खत्म कर देते हैं। ये एक कड़वी दवा थी, लेकिन उनके हिसाब से जरूरी थी। तो ये फैसला लीगल सर्टेनिटी लाने की कोशिश थी। हाँ, ताकि सबको पता हो कि नियम क्या है, राइट, प्रोटेक्टेड कौन है और नॉन प्रोटेक्टेड कौन है। राइट, इससे पारदर्शिता भी आती और शायद अवैध खनन पर भी रोक लगती, राइट। क्योंकि अब कोई बहाना नहीं बना सकता था कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये अरावली है। हाँ, इरादा यही था। एडमिनिस्ट्रेटिव नजरिए से इसके फायदे साफ दिख रहे थे। भूमि रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना आसान हो जाता, जो केस सालों से अटके थे वो सुलझ सकते थे, और ये भी साफ था कि कोर्ट इस बात से चिंतित था कि कैसे अस्पष्ट परिभाषाओं का इस्तेमाल अवैध खनन को बढ़ाने और चुनिंदा संरक्षण के लिए किया जा रहा था। कुछ प्रभावशाली लोगों के इलाकों को खनन के लिए खोल दिया जाता था और बाकी जगहों पर सख्ती दिखाई जाती थी। इस 100 मीटर के नियम से इस मनमानी पर रोक लगने की उम्मीद थी।
ठीक है, तो एक तरफ है कानूनी स्पष्टता और प्रशासनिक सुविधा, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? जब पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस फैसले को सुना तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? उन्होंने खतरे की घंटी क्यों बजाई? उनका सबसे बड़ा तर्क ये था कि प्रकृति को मीटर और फुट में नहीं नापा जा सकता। अरावली का इकोसिस्टम एक जाल की तरह है जिसमें हर धागे की अपनी अहमियत है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। कई ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से कम ऊंची हैं या लाखों सालों की इरोजन की वजह से घिस चुकी हैं, लेकिन वो उस इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा हैं। जैसे कि क्या आप कोई उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल। अरावली के कई इलाकों में घने जंगल हैं जिन्हें सेक्रेड ग्रोव्स या ओरन कहा जाता है। हो सकता है ये 100 मीटर ऊंचे ना हो, लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं। कई ऐसी निचली पथरीली जमीनें हैं जो दिखने में बंजर लगती हैं, लेकिन असल में वो नेचुरल स्पंजेस की तरह काम करती हैं, जो मॉनसून के पानी को सोख कर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती हैं। अच्छा, अगर ये ना हो तो पूरा इलाका सूख जाएगा। 100 मीटर का नियम इन सभी जरूरी हिस्सों को कानूनी सुरक्षा के कवच से बाहर कर देता है। मतलब ये कि एक झटके में हजारों हेक्टेयर जमीन जो पहले अरावली का हिस्सा मानी जाती थी, अब लीगली अरावली नहीं रही। और जैसे ही किसी जमीन से प्रोटेक्टेड का टैग हटता है, तो फिर क्या होता है? तो फिर माइनिंग लॉबी, रियल एस्टेट डेवलपर्स और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। और यही सबसे बड़ी चिंता थी। आलोचकों का कहना था कि ये एक बहुत ही संकीर्ण, एक जियोलॉजिकल परिभाषा है जो इकोलॉजिकल साइंस यानी पारिस्थितिकी विज्ञान के सिद्धांतों को पूरी तरह नजरअंदाज करती है। दशकों के एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस में यानी पर्यावरण से जुड़े कानूनी फैसलों में अरावली को हमेशा एक नाजुक और आपस में जुड़े हुए सिस्टम के रूप में मान्यता दी गई थी, न कि अलग थलग पड़े पहाड़ी समूहों के रूप में। ये नया फैसला उस सारी समझ को पलट रहा था। और इसका असर सिर्फ कागजों और बहसों तक सीमित नहीं रहा होगा। जब ये खबर जमीन तक पहुंची, स्थानीय लोगों तक पहुंची, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? बिल्कुल, इसका असर सीधा जमीन पर दिखा। राजस्थान और हरियाणा के कई इलाकों में पब्लिक प्रोटेस्ट्स शुरू हो गए। लोग सड़कों पर उतर आए। और ये समझना जरूरी है कि उनका डर सिर्फ पेड़ों और जानवरों के लिए नहीं था। ये डर सीधे तौर पर उनकी जिंदगी और रोजी रोटी से जुड़ा था। किस तरह से? वो किन चीजों को लेकर सबसे ज्यादा डरे हुए थे? उनके डर बहुत वास्तविक थे। पहला डर था पानी का। उन इलाकों में रहने वाले जानते हैं कि अरावली की ये छोटी बड़ी पहाड़ियां ही उनके कुओं और तालाबों में पानी बनाए रखती हैं। अगर ये पहाड़ियां खनन में चली गईं तो पानी का संकट और गहरा जाएगा। दूसरा डर था रेगिस्तान के फैलने का। उन्हें पता था कि ये पहाड़ियां एक दीवार की तरह हैं जो थार के रेगिस्तान को रोकती हैं। अगर ये दीवार कमजोर हुई तो उनकी उपजाऊ जमीनें भी बंजर हो जाएंगी। और उनकी आजीविका यानी लाइवलीहुड्स का क्या? वो कैसे प्रभावित होती? बहुत से स्थानीय समुदाय, खासकर चरवाहे, अपनी भेड़ बकरियों के लिए अरावली के घास के मैदानों और जंगलों पर निर्भर है। ये इलाके शायद 100 मीटर ऊंचे न हों, लेकिन उनकी पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है। किसानों के लिए ग्राउंड वाटर का स्तर नीचे जाना उनकी फसलों के लिए मौत का फरमान है। तो उनके लिए ये पहाड़ सिर्फ एक भौगोलिक आकृति नहीं, बल्कि उनके जीवन का आधार है। इन विरोधों के पीछे एक गहरी चिंता भी थी, एक ऐसा पैटर्न जो उन्होंने बार बार देखा है। चिंता ये थी कि एक बार फिर शॉर्ट टर्म आर्थिक हितों को लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर तरजीह दी जा रही है। अच्छा, लोगों को लगा कि एक ऐसा विकास है जिसका फायदा कुछ माइनिंग कंपनीज और बिल्डरों को मिलेगा, लेकिन इसकी कीमत पूरे समाज को और आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। तो हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां एक तरफ कानूनी स्पष्टता की जरूरत है जिसे कोई नकार नहीं सकता, और दूसरी तरफ एक प्राचीन इकोसिस्टम की जटिल सच्चाई है जिसे किसी एक सीधे साधे नियम में नहीं बांधा जा सकता। तो इसका समाधान क्या है? क्या कोई बीच का रास्ता है? सूत्र किस दिशा में इशारा करते हैं? सूत्र एक संतुलित और विज्ञान आधारित यानी साइंस बेस्ड अप्रोच अपनाने का सुझाव देते हैं। मतलब ये कि हमें या तो ये या वो वाली सोच से बाहर निकलना होगा। कानून और पर्यावरण को एक दूसरे का दुश्मन बनाने की बजाय हमें एक ऐसा रास्ता खोजना होगा जहां दोनों साथ चल सकें। और ये होगा कैसे? अगर सिर्फ ऊंचाई का पैमाना काफी नहीं है, तो हमें और किन चीजों को ध्यान में रखना होगा? बल्कि उसके इकोलॉजिकल फंक्शंस को भी शामिल किया जाना चाहिए।
मतलब वो पर्यावरण के लिए क्या क्या काम करती है। जैसे पहला, उसकी ग्राउंड वाटर रिचार्ज की क्षमता कितनी है, क्या वो इलाका पानी सोखने के लिए जरूरी है। दूसरा, उसकी बायोडाइवर्सिटी वैल्यू क्या है, यानी वहाँ कितने प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, क्या वहाँ कोई दुर्लभ प्रजाति रहती है। और इसके अलावा तीसरा, वहाँ फॉरेस्ट कवर कितना है, चाहे वो जंगल नीची पहाड़ी पर ही क्यों ना हो। और चौथा है जो बहुत जरूरी है, क्लाइमेट रेगुलेशन में उसकी क्या भूमिका है, क्या वो इलाका गर्म हवाओं को रोकता है या स्थानीय मौसम को संतुलित रखने में मदद करता है। जब हम इन सभी पैमानों को एक साथ देखेंगे तब जाकर अरावली की एक सही और होलिस्टिक तस्वीर सामने आएगी। लेकिन ये सब तय कौन करेगा? ये तो बहुत टेक्निकल चीजें हैं। क्या इसके लिए कोई मैकेनिज्म सुझाया गया है? हाँ, इसके लिए एक्सपर्ट कमिटीज बनाने का सुझाव दिया गया है, लेकिन ये आम सरकारी समितियां नहीं होंगी। इन समितियों में जियोलॉजिस्ट्स, इकोलॉजिस्ट्स, हाइड्रोलॉजिस्ट्स यानी भूविज्ञानी, पारिस्थितिकीविद, जल विज्ञानी के साथ साथ, और ये सबसे जरूरी है, स्थानीय प्रतिनिधि भी शामिल हों। वो लोग जो पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं और उस जमीन को किसी भी वैज्ञानिक से बेहतर समझते हैं। जब साइंस और ट्रेडिशनल नॉलेज मिलेंगे तब एक ऐसी परिभाषा बनेगी जो वैज्ञानिक रूप से भी सही हो और जमीनी हकीकत को भी दर्शाए। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि कानूनी स्पष्टता जरूरी है, लेकिन उसकी कीमत पर्यावरण का विनाश नहीं होनी चाहिए। हमें स्मार्ट नियम बनाने होंगे जो प्रशासन के लिए भी आसान हो और प्रकृति के लिए भी विनाशकारी ना हो। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमने देखा कि कैसे कानूनी स्पष्टता लाने के एक नेक इरादे और एक प्राचीन इकोसिस्टम की जटिल सच्चाई के बीच एक टकराव पैदा हो गया है। ये 100 मीटर का नियम इसी टकराव का प्रतीक है। ये हमें दिखाता है कि कभी-कभी सबसे सरल समाधान सबसे खतरनाक भी हो सकते हैं। बिल्कुल। ये फैसला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अरावली को बचाना सिर्फ कुछ पहाड़ों को बचाना नहीं है। ये असल में हमारी इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को बचाने के बारे में है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए न्याय यानी इंटरजेनरेशनल जस्टिस और उत्तर पश्चिम भारत की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को सुरक्षित करने के बारे में है। ये फैसला दिखाता है कि हम प्रकृति को किस नज़र से देखते हैं, एक रिसोर्स जिसे इस्तेमाल करना है या एक धरोहर जिसे संभाल कर रखना है। और यहीं हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। सूत्रों से ये पता चलता है कि किसी भी प्राकृतिक चीज, चाहे वो एक पर्वत श्रृंखला हो, एक जंगल हो या एक नदी, उसे परिभाषित करना सिर्फ एक कानूनी या भूगोलिक काम नहीं है। यह एक सामाजिक और पारिस्थितिक मतलब इकोलॉजिकल काम भी है। हमारी परिभाषाएं ये तय करती हैं कि हम उस चीज की कितनी कद्र करते हैं और उसे बचाने के लिए हम किस हद तक जाएंगे। और अब श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल: जीवन के और कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां एक सरल, स्पष्ट नियम बनाने की कोशिश के जटिल और अनअपेक्षित परिणाम हो सकते हैं? इस पर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी पड़ताल के साथ।